आपको ऑडियो वगैरह सब मिल रही है सर्विस जी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया के विमान AI-171 गुरुवार दोपहर करीब 1:40 पर क्रैश हो गया। इस विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की है कि विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया है। आज सुबह करीब 8:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया और फिर अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की। अस्पताल में 40 से ज्यादा घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जो इस दुर्घटना में बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त चुनौती बनी हुई है और इसके लिए DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 शव रखे गए हैं। विमान दुर्घटना की 2 स्तरों पर जांच शुरू हो गई है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति शामिल है। ब्लैक बॉक्स से दुर्घटना के कारणों का पता चलने की उम्मीद है। कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना के समय विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था। धमाका इतना तेज हुआ कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। सभी को बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है। DNA सैंपल लेने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवांग जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। देवांग, बेहद हृदय विदारक घटना, इसने पूरे देश को झकझोर दिया है। कई भारतीय नागरिक तो इसमें हताहत हुए हैं, कई ब्रिटिश नागरिक भी इसमें हताहत हुए हैं। ऐसे में PM मोदी का दौरा, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे खबर पर अभी तक, और प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल कहाँ हैं? बिल्कुल बता दे, ये जो कल हादसा हुआ बेहद शर्मनाक हादसा था, क्योंकि ये हादसे में कई लोगों की जो है प्लेन क्रैश में ही मौत हो गई। उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी मौजूद थे, कि हालांकि वो लंदन जा रहे थे उनके लड़के को मिलने। वहीं ये हादसा हो चुका है। रास्ते में ही कुछ एयरपोर्ट से करीबन 6 किलोमीटर ही प्लेन आया होगा, उसमें ही ये हादसा हो चुका है। लेकिन कहीं बात करें तो आज पूरे देश में जो है शोक छाया हुआ है, क्योंकि एक साथ 270 लोगों की मौत हो चुकी है। ये घटना ऐसी बताई जा रही है, क्योंकि ये घटना ऐसी है कि किसी का भी जो देखे तो उसके जो रूह कांपने लगे, क्योंकि जो आग का गोले थे वो पूरा प्लेन जो आग के गोले में शामिल हो गया। आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी घटनास्थल पे आए। घटनास्थल पे आके जो है उन्होंने पूरा सिचुएशन देखा। उसके बाद में जो है वो जो सिविल अस्पताल में परिवारजन है उनसे भी मिले, उनको भी सहानुभूति दी, और यहाँ से वो सीधे जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं अभी जी। तो क्या अभी तमाम DNA सैंपल्स की शिनाख्त हो चुकी है देवांग, या अभी भी लोगों को अपने परिजनों को ढूंढने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है? क्या स्थिति है, माहौल कैसा है? बता दें 230 जितने जो है DNA टेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है 72 घंटे के बाद ही आती है। इसके लिए जो परिवारजन है उनको उनके जो मृत्यु है परिवारजन का वो सौंपा नहीं गया है। उसके जो 72 घंटे के बाद जो है जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो है सबको यहाँ से जो जिसके परिवार है उसको ये मृत्यु सौंपे जाएंगे। देवांग, चमत्कारी तरीके से एक शख्स की इसमें बचने की भी खबर आई है, उस घटनाक्रम के बारे में भी संक्षेप में बता दीजिए। जी बिल्कुल, जाको राखी साईं मार सके ना कोई, ये जो कहानी है, कहवत है, वो कहीं एक लड़के के लिए अच्छी लगी, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो जहां बैठा था उसी सीट से सीधा नीचे गिरा। नीचे गिरते ही उसने बाहर दौड़ लगाई, क्योंकि उसको पता चला कि भी प्लेन क्रैश हो गया। वो बाहर दौड़ते दौड़ते गया, लेकिन वो कहीं 2-3 जो है बार गिरा तो उसको भी कहीं सारी चोटें आई है। हालांकि उसको अभी सिविल अस्पताल में रखा गया है और उसकी जो है अभी सारवार चल रही है। हालांकि उसको कहीं किसी को मिलने की इजाजत अभी तक दी नहीं गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद देवांग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी
इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे, वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है और इस हादसा इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित भाई शाह साहब भी वो तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं और जो भी बन सकता है, जो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर करेंगे। तो इस विमान हादसे में तकरीबन 265 लोगों की मौत हो गई, इसकी तो पुष्टि हो ही चुकी है। रेस्क्यू अभियान भी पूरा हो चुका है, लेकिन जिस तरह से यह घटना घटी है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मौका ही नहीं मिला लोगों को कुछ समझ पाने का। फ्लाइट ने जैसे टेक ऑफ किया उसके कुछ ही सेकंड्स बाद वह अचानक नीचे गिरने लगा और किसी के पास कुछ समझने के लिए वक्त ही नहीं था। भयावह यह तस्वीरें थी और अभी भी डीएनए सैंपल्स की पूरी तरीके से शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो प्रक्रिया जारी है। उस बीच अगली बड़ी खबर, जहां अहमदाबाद में हुए इस भीषण प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के पनवेल तालुका के नहावा गांव की 23 वर्षीय एयर होस्टेस मैथिली मोरेश्वर पाटिल की दुखद मौत हो गई। मैथिली एयर इंडिया में पिछले 2 वर्षों से क्रू मेंबर के तौर पर कार्यरत थी। दुर्घटना से ठीक एक दिन पहले उसने अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन किया था और सुबह 11 बजे अपनी मां और पिता से आखिरी बार फोन पर बात की। नहावा से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर वह अहमदाबाद गई थी और उसी विमान में ड्यूटी पर थी जो हादसे का शिकार हुआ। दुर्घटना की खबर मिलते ही पूरा परिवार स्तब्ध हो गया और तुरंत अहमदाबाद रवाना हो गया। इस वक्त परिवार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर निवासी और एयर इंडिया के स्टाफ के सदस्य दीपक पाठक की एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इस बीच जैसे ही यह सूचना उनके घर और बदलापुर में उनके दोस्तों और परिजनों को मिली, उनके घर पर भीड़ उमड़ पड़ी। दीपक दोपहर में अपनी मां से फ़ोन पर बात उसने की थी, उसके बाद से दीपक से कोई बातचीत नहीं हुई। तो अहमदाबाद विमान दुर्घटना से जुड़ी ये बातें हम आपको बता रहे हैं, जहां कई लोगों की जान चली गई है और ऐसे ही में महाराष्ट्र के 2 लोग इसमें निकलकर सामने आए हैं, जिनमें 23 वर्षीय एयर होस्टेस मैथिली मोरेश्वर पाटिल है और महाराष्ट्र के बदलापुर निवासी एयर इंडिया स्टाफ सदस्य दीपक पाठक भी इसमें शामिल हैं। बहुत ही दुखदाई यह खबर और अभी भी वहाँ पर जो स्थिति है, जो पिक्चर्स वहाँ से निकलकर सामने आ रहे हैं, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला है। फ्लाइट ने जस्ट टेक ऑफ ही किया था, 1.25 लाख लीटर उसमें ईंधन भरा हुआ था, क्योंकि बस शुरुआती चरण में ही वह पूरी यात्रा थी, उसे लंदन जाना था। ऐसे में आग का गोला बनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा उसे। थोड़ी ही दूर बस उड़ान ही भरा था उसने कि अचानक से वह 400 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से फ्लाइट नीचे गिरने लगा और संभलने का किसी को मौका ही नहीं मिला। हालांकि पायलट ने जब तक मेडे कॉल किया तब तक वक्त ही नहीं मिला कुछ कर पाने का, रिएक्ट कर पाने का, और फ्लाइट धीरे धीरे नीचे गिरता चला गया और वहाँ पर एक रिहायशी इलाका, वहाँ पर यह फ्लाइट गिर गया है। हॉस्टल था, मेस था वहाँ पर डॉक्टर्स भी, ट्रेनी डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। कई लोग ज़मीन पर भी हताहत हुए हैं और यह पूरी घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सरबजीत, कल पूरे देश ने देखा है यह दुखदाई तस्वीरें, जलकर पूरा इलाका खाक हो गया है जहां पर यह दुर्घटना घटी है। कई लोगों की जानें चली गई। ऐसे में महाराष्ट्र को भी तकलीफ पहुंचाने वाली यह खबर, अपडेट दीजिए। विमान हादसा हुआ था उसमें महाराष्ट्र के कई लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है, जिसमें एक एयर होस्टेस हैं जो बकायदा 2 साल पहले ही एयर ज्वाइन किया था। उन्होंने जो इस हादसे के शिकार हो चुकी हैं। बदलापुर के कुछ लोग हैं, थाने के कुछ लोग हैं, वहीं सोलापुर के एक सांगोला गांव के 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो अपने बेटे से मिलने के लिए मुंबई एयरपोर्ट से अहमदाबाद पहुंचे थे। हालांकि वो भी इसका शिकार हो चुके हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो हादसे का शिकार हो चुके हैं।
जो अब वहां से उनके उनके जैसे जिन जानकारी मिली, अब वो अहमदाबाद पहुंचे हैं। डीएनए टेस्ट के बाद उन्हें सब दिया जाएगा। लेकिन इस हादसे से कहीं न कहीं पूरे महाराष्ट्र के जो लोग शहीद हुए हैं और कई ऐसे जो लोग हैं जो इसमें उम्मीद लगाए थे अपना जहां निकले थे, लेकिन वहां तक सफर नहीं पहुंच पाए और ये हादसा सुनाया गया। हालांकि सभी लोग अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पे डीएनए टेस्ट के बाद सब लेने के लिए इसका इंतजार कर रहे हैं। सरबजीत, शव की जो स्थिति है उससे भी शिनाख्त करने में बहुत मुश्किल हुई है। ऐसे में डीएनए सैंपल्स ही उपाय है, लेकिन कितना पीड़ा देने वाला यह खबर है उन परिवारजनों के लिए जो अपने गुजर गए लोगों को पहचान भी नहीं पाएंगे और अंततः इस पूरी दुर्घटना का वह शिकार होगा। जिस तरह से हादसा हुआ है, कहीं न कहीं पूरी झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हादसा के शिकार होंगे। हालांकि कई दंपत्ति एक आस लेके निकले थे कि लंदन जाके अपने परिवार से मिलेंगे। हालांकि ये हादसा होने की वजह से पूरे परिवार सदमे में है। जिस तरह से उनको ये संदेश मिला कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं ट्रेन दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। हालांकि जिसके वजह तुरंत परिवार पूरी तरह से अहमदाबाद के लिए मूव किया है। कई परिवार वहां पे पहुंचे भी हैं और अपने परिजनों को डीएनए के माध्यम से तो पहचाना जाएगा, लेकिन जिस तरह से सब की जो दशा है उसको देखते हुए भी कई जो परिजन हैं वो प्लस सदमे में है, बात नहीं कर पा रहे हैं। हमने जब उनसे परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। काफी सदमे में है पूरे परिवार। वाकई बहुत दुखदायी खबर है। सरबजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे अन्य खबर पर। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी इस क्रैश की भयावहता के बारे में भी बता रहे थे और कैसे लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र के भी लोग स्तब्ध हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस मुलाकात ने यह हलचल बढ़ाई है। कयास लगाए जा रहे हैं क्या ताज होटल में कमरा नंबर 2101 फिर से लकी होगा। दरअसल लोकसभा के बाद उस कमरे में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन की चर्चाओं को एक अलग मोड़ दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फडणवीस से चर्चा में मनसे महागठबंधन में शामिल होने या अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करेगी। तो यह बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां एक मुलाकात कमरा नंबर 2101 ने हलचल मचा ही दी है और अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मनसे चीफ की राह किस तरफ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। सरबजीत, एक तरफ तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे कहीं अपने भाई के साथ हाथ तो नहीं मिला सकते, लेकिन यह मुलाकात अब क्या इशारा कर रही है। ऐसे में तो तमाम सियासी समीकरण बनते बनते उलझ से जा रहे हैं। जिस तरह से राज ठाकरे और ठाकरे के बड़ाव को लेकर लगातार चर्चाएं शुरू थी, आगामी चुनाव को देखते हुए वैसा दोनों भाइयों में चर्चाएं शुरू थी। बैनर भी लगा हुआ था। कई ऐसे उनके जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि दोनों भाई एक होने चाहिए, जिससे महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में काफी असर पड़ेगा। और जिस तरह से राज ठाकरे का कल मुलाकात करना देवेंद्र फडणवीस से, हालांकि इस मुलाकात में सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज ठाकरे ही थे। करीब 1 घंटा यह चर्चा शुरू थी। चर्चा में बैठक में ऐसा बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव की बात की जाती है। हालांकि अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यह मुलाकात हुई है, इसको देखते हुए जो दोनों भाइयों के मिलन पे जो चर्चा थी, अब पूरी तरह से उसका विपक्ष शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे गठ की जो नेता है उनका कहना है कि ये चर्चा आगामी चुनाव के लिए भी हो सकता है या अन्य कारण को भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ताज होटल के 1201 जो होटल्स का जो कमरा है, हालांकि जो लोकसभा चुनाव के पहले भी सेम मीटिंग की गई थी, जिसमें राज ठाकरे ने हालांकि गठबंधन को नहीं लेकिन सपोर्ट किया था महाविकास अपना एमवीए बीजेपी को। तो वहीं इस बार भी जो बैठक हुई है, इसलिए उसे जोड़ के देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव के पहले भी जो बैठक कहीं न कहीं बीजेपी को आगामी चुनाव में जीत के लिए इशारा करना और लकी साबित होना, इस पे प्रयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक बैठक जो हुई है इसमें राजनीतिक गलियारे में अलग चर्चा है। जिस तरह से दोनों भाई एक होने की जो चर्चाएं शुरू थी, अब इस पे विराम लग चुका है। अब मामला कुछ और बताया जा रहा है। सरबजीत, एक तरह से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं। ऐसे में लगता है कि उन्होंने इंटरवीन किया है उस वक्त में जब यह लग रहा था कि दो भाई साथ आ सकते हैं।
जिस तरह से लगातार इसमें चर्चाएं शुरू थी, दोनों पक्ष में आपस में सहमति भी हो चुकी थी, लेकिन ट्विटर पे इसकी जानकारी साझा किया जा रहा था। हालांकि कहा गया था कि अगर घमंड, ऐसी बात कही गई थी, घमंड को लेकर अलग चर्चाएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए हम दोनों पक्ष भाई एक हो सकते हैं, ऐसा तक बात हो चुकी थी। सभी अपना उम्मीद लगाए थे कि इस महानगर पालिका चुनाव में दोनों भाई एक हो सकते हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस की ये एंट्री दोनों भाइयों के जो एक होने की जो चर्चाएं शुरू थी उस पर विराम लगा चुका है, और अभी तक इसका क्लियर नहीं हो पाया कि जो मुलाकात की गई है वो किस मुद्दे पे की गई है। लेकिन जिस तरह से मुलाकात की गई है वो आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बताया जा रहा है। इस मुलाकात के मायने क्या है, ये समझने में कितना वक्त लगेगा, यह भविष्य के गर्त में छुपा है। बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बारे में आपको बता दें, जहां अभिनेता कमल हसन के एक बयान का हवाला देकर उनकी फिल्म द ठग लाइफ की कर्नाटक में स्क्रीनिंग के विरोध करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक थिएटर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। कर्नाटक थिएटर एसोसिएशन ने अपनी याचिका में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले ग्रुपों की धमकियों को देखते हुए सिनेमा घरों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। दरअसल इस फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान अभिनेता कमल हसन ने बयान देते हुए कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिल्म द ठग लाइफ को लेकर उसके ऊपर आज सुनवाई होने वाली है और कर्नाटक में स्क्रीनिंग के विरोध करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कर्नाटक थिएटर एसोसिएशन ने याचिका लगाई है, उसने मांग की है कि सिनेमा घरों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभिनेता कमल हसन के एक बयान ने तूल पकड़ा और उसके बाद यह पूरा विवाद हो गया। कमल हसन ने यह बयान दिया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। यह बयान उन्होंने तब दिया था जब इस फिल्म का ऑडियो लॉन्च हो रहा था। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, यह पूरा मामला आखिरकार है क्या, यदि इसे सूक्ष्मता से समझा जाए, क्योंकि एक फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर इतना हो हंगामा क्यों बरपा है, क्या रहने वाला है आज की सुनवाई में? दरअसल अगर देखा जाए तो सवाल इस फिल्म को लेके नहीं है, इस जो ऑडियो लॉन्च के दौरान जो उन्होंने तमिल की उत्पत्ति का सवाल उठाया था उसको लेके जो कर्नाटक में बवाल चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं लगने देंगे। हालांकि जो इसमें रिट पिटीशन आज फाइल की गई है PIL के रूप में, उसमें कहा गया कि जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जब ये मेंशन किया गया था मैटर, तो ये कहा था कि आप सीधे हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो याचिकाकर्ता जो इसमें रेड्डी की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि एक ऐसा ही एक मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग था जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से ये सजेस्ट किया गया कि आप इसमें माफी मांग लीजिए कमल हसन से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया, मेरा सिर्फ जो भाषा को लेकर जो हमारा विश्वास है अभी भी अटल है, लेकिन हम ऐसा कोई उसमें माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन जो यहाँ याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जो फिल्म है वो दिखाई देनी चाहिए क्योंकि CBFC की तरफ से इसको सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बमों से हमला किया। इसके अलावा इजराइल ने ईरानी आर्मी के ठिकानों और उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला किया है। इजराइल ने शुक्रवार सुबह कहा कि उसने ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान में विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। इजराइल ने कहा कि वह तेहरान द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका में आपातकाल की स्थिति घोषित कर रहा है। इजराइल के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि इजराइल दर्जनों परमाणु और सैन्य टारगेट पर हमला कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के लिए परमाणु बम बना रहे वैज्ञानिकों पर भी हमला किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमने नंताज में ईरान के मुख्य न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है। हमने ईरानी बम बनाने पर काम कर रहे प्रमुख ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया तथा हमने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया। नेतन्याहू ने इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके नेतृत्व और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सामना करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इजरायली हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी भी मारे गए। ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है।
ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस देश के मुख्य शक्ति केंद्रों में से एक है। यह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के शस्त्रागार को भी नियंत्रित करता है। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, लगातार ईरान और इजराइल की अदावत की यह नई तस्वीरें गाहे बगाहे सामने आती रहती है। ये तो बहुत भयानक तस्वीर है और जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, खासकर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर, उसने ईरान समेत पूरे विश्व को भौचक्का रख दिया है। इस पूरी खबर के बारे में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास है और इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं? कि आपने रिपरकेशंस और अपडेट पूछा है, तो सबसे पहला अपडेट ये है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो इस समय तेल अवीव से कहीं बाहर चले गए हैं। उन्हें वहाँ के जो आईडीएफ का जो जहाज है उससे बाहर जाते हुए देखा गया है। अब वो कहाँ गए हैं अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा भी माना जा रहा है कि ईरान हमला करने वाला है, तो इसलिए वो देश छोड़ के किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। दूसरी चीज रिपरकेशन तो अब भयंकर होने वाला है। अब ये वो आज ही ईरान करता है या एक दो दिन रुक करके करता है, थोड़ी सी इंटेलिजेंस गैदर करता है तब करेगा, ये अभी देख लेने वाली बात होगी। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ईरान और इजराइल में टसल बहुत भयंकर चल रही है और काफी दिनों से चल रही है। और ये माना जा रहा है कि दोनों लोगों ने अपने डिफेंस को बहुत तगड़ा, एयर डिफेंस को बहुत तगड़ा किया हुआ है। तो फिर किस तरीके से इजराइल के जहाज उड़ करके तेहरान पहुंचते हैं और तेहरान में पहुंच करके बमबारी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अजीब स्थिति है कि ईरान की जो एयर डिफेंस थी वो धरी की धरी रह गई। बिल्कुल। क्या ईरान की एयर डिफेंस को पहले हैक कर लिया गया था, डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया था इजराइल ने, तब ये बमबारी की गई है। और आप देखने वाली बात यह है कि 240 मिसाइल और बम दागे गए हैं, तेहरान पर दागे गए हैं, तेहरान के आसपास इलाकों में दागे गए हैं, और खास तौर से वहां पर जहां ये लोग यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे थे। और इसमें आप ये देखिए पिन पॉइंट इन्होंने हमला किया है। इन्होंने सलामी के अलावा एक सरदार रशीद है जिसको खत्म अल अंबिया का प्रमुख कहा जाता है, उसको मार दिया है। और फेरीडाउन अब्बासी हैं, ये परमाणु वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा एक दूसरे वैज्ञानिक है जिसका नाम है तेहरांची, ये भी इस हमले में मारे गए हैं। तो आप ये समझिए कि इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, इसके अलावा जो परमाणु वैज्ञानिक के फर्स्ट लाइनर्स थे, वो सब मार दिए गए हैं। ये वो नाम है कुणाल जो हम लोगों तक आ पाए हैं। अभी और कौन कौन प्रमुख लोग मारे गए हैं, ये तो अब आने वाली चीजें हैं, कैसे धीरे धीरे सामने आएंगी, या ये जो आईडीएफ दावा कर रहा है वो चीज हमारे सामने है। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त हमला है और अब रिटेलिएशन कैसा होगा यह भी देखने और सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।